नमस्कार दोस्तों। अपन बात कर रहे थे पुनर्जागरण के बारे में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका पुनर्जागरण कालीन विज्ञान। पुनर्जागरण काल के अंतर्गत विज्ञान के क्षेत्र में जो विकास हुआ है उसके बारे में अपन इस वीडियो में बात करेंगे। तो पुनर्जागरण कालीन विज्ञान को शुरू करें उससे पहले अपन थोड़ा सा पीछे चलते हैं। जब अपन ने पुनर्जागरण का टॉपिक शुरू किया था उसी समय अपन ने मानववाद, विज्ञानवाद, प्रयोगवाद इनकी बात की थी। तो वहां पर अपन ने फ्रांसिस बेकन के बारे में पढ़ा था। मैंने आपको बताया था कि फ्रांसिस बेकन का एक काफी फेमस कथन है कि सत्य सत्ता की नहीं वरन समय की पुत्री है, यानी कि साचिके है। ये बात को तू डिसाइड कर सीजना बनी हुआ टाइम सीजना मेरे ऊपर सीखे उसी। तो सत्य सत्ता की नहीं समय की पुत्री है, यह कथन किसका था? आपका फ्रांसिस बेकन का था। यानी कि आपका विज्ञानवाद और जो प्रयोगवाद है या अनुभववाद है उसका प्रवर्तक कौन था? आपका फ्रांसिस बेकन था। इसकी बात अपन कर चुके हैं। इसके अलावा फ्रांसिस बेकन की मैंने आपको पुस्तकें भी बताई थी, जैसे आपकी नवम ऑर्गन है, न्यू अटलांटिस है, एडवांसमेंट ऑफ न्यू लर्निंग है, ज्ञान की प्रगति है, शुद्ध मस्तिष्क है, हेनरी अष्टम है। तो ये जो पुस्तकें हैं वो आपकी किसकी हैं? फ्रांसिस बेकन की हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये पुस्तकें याद होंगी। अब बात करते हैं फ्रांसिस बेकन का एक और कथन है जो कि आपका विज्ञान के संदर्भ में है। वो कथन आपका प्रयोगवाद के संदर्भ में ही था, लेकिन फ्रांसिस बेकन का एक कथन और है जो कि आपको एग्जाम में पूछा जाता है, और यह है कि ज्ञान की जो प्राप्ति है वो केवल प्रेक्षण और प्रयोग से ही संभव है। तो यह आपका विज्ञानवाद या फिर आधुनिक विज्ञान की जो प्रेरणा है फ्रांसिस बेकन, उनका ये कथन है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फ्रांसिस बेकन, दो कथन में आपको फ्रांसिस बेकन के बता चुका हूं। पहला जो कथन है वो तो सत्य सत्ता की नहीं वरन किसकी पुत्री है? समय की पुत्री है। सत्य सत्ता की नहीं वरन समय की पुत्री है। और ये जो दूसरा कथन है वो है ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति प्रेक्षण और प्रयोग से ही संभव है। यानी ज्ञान की जो प्राप्ति है वो केवल प्रेक्षण और प्रयोग से ही संभव है। यह कथन आपका किसके द्वारा कहा गया था? फ्रांसिस बेकन के द्वारा कहा गया था। और यह फ्रांसिस बेकन का जो संबंध है वो कहां से है? इंग्लैंड से है। ठीक है, अब यह तो हो गई फ्रांसिस बेकन की बात। लेकिन पुनर्जागरण काल के अंतर्गत आपका जो 14वीं सदी से लेकर 16वीं सदी तक का जो काल है वो आपका पुनर्जागरण का काल है। और पुनर्जागरण काल के अंतर्गत विज्ञान के एक जिस पर्टिकुलर शाखा में विकास हुआ था वो आपकी थी खगोल विज्ञान। खगोल विज्ञान के क्षेत्र में पुनर्जागरण काल में काफी विकास हुआ था। तो आधुनिक जो खगोल विज्ञान के जनक हैं वो है आपके कोपरनिकस। तो अपन अब बात करते हैं कोपरनिकस के बारे में या कोपरनिकस के बारे में। कोपरनिकस के बारे में अपन बात करते हैं। 3 से 4 व्यक्तियों का अपन पुनर्जागरण कालीन विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन करेंगे, जिसमें आपका जो पहला व्यक्ति है वो कोपरनिकस है, दूसरा जो व्यक्ति है वो आपका ब्रूनो है, उसके बाद में अपन जॉन केपलर के बारे में बात करेंगे, फिर गैलीलियो के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद में अपन आइजैक न्यूटन के बारे में बात करेंगे। तो ये पुनर्जागरण कालीन विज्ञान के अंतर्गत अपन 4 से 5 व्यक्तियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि जो जिस भी व्यक्ति की अपन बात करें उसका संबंध कहां से है, और खास तौर से कोपरनिकस का। तो कोपरनिकस का जो संबंध है वो कहां से? आपका पोलैंड से है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है क्योंकि एग्जाम में ये बहुत बार पूछा जाता है। कोपरनिकस का जो संबंध है वो आपका कहां से है? पोलैंड से है। ये आधुनिक खगोल विज्ञान के जनक हैं। कौन? कोपरनिकस। आधुनिक खगोल, आधुनिक खगोल विज्ञान, इसके जनक कौन है? कोपरनिकस, या कोपरनिकस आधुनिक खगोल विज्ञान के जनक है। देखिए ये खगोल शास्त्री था, ऑब्वियसली बात है खगोल विज्ञान का जनक है तो ये खगोल शास्त्री था। और कोपरनिकस ने सबसे पहले बाइबल और टोलमी की एक पुस्तक है अलमजेस्ट। टोलमी की पुस्तक क्या है? अलमजेस्ट है। देखिए कोपरनिकस को पढ़ें उससे पहले थोड़ी सी बात आपको जाननी है जो आपका टोलमी है उसके बारे में। तो देखिए टोलमी की एक पुस्तक है, का नाम है अलमजेस्ट। अलमजेस्ट, अलमजेस्ट पुस्तक में टोलमी ने जियोसेंट्रिक सिद्धांत दिया है। जियोसेंट्रिक सिद्धांत दिया है। जियोसेंट्रिक का मतलब क्या होता है? आपका भूकेंद्रित। जियोसेंट्रिक का मतलब है भूकेंद्रित। देखिए समझाता हूं आपको इसका मतलब क्या है। टोलमी की एक पुस्तक है अलमजेस्ट। अलमजेस्ट पुस्तक में टोलमी ने सिद्धांत दिया है कौन सा? जियोसेंट्रिक। जियोसेंट्रिक सिद्धांत के अनुसार ये जो आपका ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड के बिल्कुल सेंटर में कौन है? आपकी पृथ्वी है।
और सूर्य और जो अन्य ग्रह हैं वो सारे पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। यह है आपका जियोसेंट्रिक सिद्धांत। और यह जो जियोसेंट्रिक सिद्धांत है ये अलमजेस्ट पुस्तक में किसने दिया है? टोलमी ने दिया है। और यही जो बात है, यानी कि आपके ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है और अन्य ग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती हैं, यही बात आपकी बाइबल में लिखी गई है। लेकिन कोपर्निकस जो महोदय हुए हैं उन्होंने बाइबल और टोलमी के इस जियोसेंट्रिक सिद्धांत का खंडन किया है और उन्होंने एक नया सिद्धांत दिया है, वो आपका हीलियोस्ट्रिक सिद्धांत। तो कोपर्निकस ने कौन सा सिद्धांत दिया है? हीलियोस्ट्रिक सिद्धांत। हीलियोस्ट्रिक सिद्धांत। इस हीलियोस्ट्रिक सिद्धांत को ही अपन क्या कहते हैं? सूर्य केंद्रित सिद्धांत कहते हैं। सूर्य केंद्रित सिद्धांत। तो कोपर्निकस के द्वारा जियोसेंट्रिक सिद्धांत यानी कि भू केंद्रित सिद्धांत का खंडन करते हुए हीलियोस्ट्रिक यानी कि सूर्य केंद्रित सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। और ये आपका जियोसेंट्रिक सिद्धांत कौन सी पुस्तक में है? टोलमी की अलमजेस्ट पुस्तक में है। ये आप ध्यान रखना, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो इसे सूर्यस्ट्रिक सिद्धांत के अंतर्गत कोपर्निकस ने यह सिद्ध किया है कि ब्रह्मांड का जो केंद्र है वो पृथ्वी न होकर आपका क्या है? सूर्य है। ब्रह्मांड का केंद्र क्या है? आपका सूर्य है। इसके अलावा पृथ्वी और जो अन्य ग्रह हैं वो पृथ्वी के चक्कर नहीं लगाकर किसके लगाते हैं? सूर्य के चक्कर लगाते हैं। यानी कि ये जो आपका सूर्य केंद्रित या हीलियोस्ट्रिक सिद्धांत में कोपर्निकस ने यह सिद्ध किया है कि पृथ्वी का चक्कर कौन लगाते हैं? या पृथ्वी और जो आपका अन्य ग्रह है वो सारे किसका चक्कर लगाते हैं? सूर्य का चक्कर लगाते हैं। अरे सीधी सी बात है, सूर्य केंद्रित है इसका मतलब सूर्य केंद्र में है। हीलियोस्ट्रिक यानी कि भू केंद्रित, और भू किसका पर्यायवाची है? पृथ्वी का पर्यायवाची है। यानी कि जियोसेंट्रिक में तो पृथ्वी के केंद्र में हो जाएगी और चारों ओर चक्कर कौन लगाएंगे? अन्य ग्रह। हीलियोस्ट्रिक सूर्य केंद्रित, तो केंद्र में कौन हो जाएगा? सूर्य, और बाकी अन्य ग्रह जो चारों ओर चक्कर लगाएंगे वो कौन लगाएंगे? आपके अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएंगे। ये सिद्धांत आपका किसने दिया था? कोपर्निकस ने दिया था। तो उम्मीद करता हूं कि आपको जियोस्ट्रिक और हीलियोस्ट्रिक दोनों अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो इसी दरमियान देखो क्या हुआ, बाइबल में यह कहा गया था और टोलमी की अलमजेस्ट पुस्तक में यह सिद्धांत दिया गया था कि आपके ब्रह्मांड के केंद्र में क्या है? पृथ्वी है। लेकिन आपका कोपर्निकस ने इस सिद्धांत का खंडन कर दिया और उस पुनर्जागरण काल से पहले जो आपका मध्य युग है उसमें बाइबल, चर्च, पोप, धर्माधिकारी का इतना ज्यादा प्रभाव था कि वो जो भी कहते थे वो आपका ईश्वरीय आदेश होता, यानी कि उन्हीं की चलती थी, ईसाई प्रजा की वहां पर नहीं चलती थी। लेकिन कोपर्निकस ने जो आपका ईसाई ज्ञान विज्ञान है, जो बाइबल में जो ज्ञान लिखा हुआ है उसका खंडन कर दिया। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं एक धर्माधिकारियों के लिए कुठाराघात था कि वो तो ज्ञान बांट रहे थे कि जो ब्रह्मांड है उसका केंद्र पृथ्वी है, लेकिन कोपर्निकस ने ये सिद्ध कर दिया कि जो ब्रह्मांड का केंद्र है वो पृथ्वी न होकर के आपका सूर्य है। तो ये कहीं ना कहीं एक धर्माधिकारियों के लिए एक चैलेंज था कोपर्निकस। तो धर्माधिकारियों ने यह आदेश दिया किसको? कोपर्निकस को। और धर्माधिकारियों के आदेश के कारण ही कोपर्निकस को अपने जो विचार हैं उनको बंद करना पड़ा। तो धर्माधिकारियों के द्वारा जब आदेश दिया गया तो कोपर्निकस को अपने विचारों को बंद करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने साफ साफ तौर से कह दिया था कि तुम्हारी नहीं चलेगी, अगर तुम चलाओगे तो फिर देख लो इसका अंजाम क्या होगा। तो कोपर्निकस ने अपने विचारों को वापस ले लिया। लेकिन कोपर्निकस ने बाद में अपने विचारों का तो प्रचार प्रसार नहीं किया, लेकिन उन्होंने दूसरा तरीका अपना लिया। और वो कौन सा था आपका? इन्होंने पुस्तक लिखी, 3 पुस्तकें इन्होंने मुख्य रूप से लिखी हैं। कोपर्निकस की 3 पुस्तकें हैं जो कि आपको एग्जाम में पूछी जाती हैं। इन तीनों पुस्तकों का नाम है वो आपका सेम सा ही है देखा जाए तो, ठीक है, ये बिल्कुल एक दूसरे से ये रिलेट करती हुई पुस्तक है। इनका नाम है ऑन द रेवोल्यूशन, ऑन द रेवोल्यूशन, ऑन द रिवोल्यूशन ऑफ सेलेस्ट्रियल बॉडीज, सेलेस्ट्रियल बॉडीज, ऑन द रेवोल्यूशन ऑफ सेलेस्ट्रियल बॉडीज। ये आपकी पहली पुस्तक है, ठीक है, ये आपकी पहली पुस्तक है। दूसरी पुस्तक है उसका नाम है ऑन द रेवोल्यूशन ऑफ, यहां तक तो सेम है। इसके बाद में ये जो आपका सेलेस्ट्रियल बॉडीज है इसकी जगह हेवनली स्पेयर्स है, हेवनली स्पेयर्स। और ये पुस्तक अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, हेवनली स्पेयर्स वाली पुस्तक अपन बात करेंगे देखिए अभी। और ये जो तीसरी पुस्तक है इसका नाम है ऑन द रेवोल्यूशन ऑफ। उसके बाद में यहां से तो हेवनली आपको लेना है और इसमें से आपको बॉडीज लेना है, यानी इसमें से तो हेवनली और इसमें से बॉडीज, तो हेवनली बॉडीज। ये आपकी 3 पुस्तक है। जब पोप का आदेश आया तो कोपर्निकस ने अपने विचारों को वापस लेना पड़ा, लेकिन इन पुस्तकों के माध्यम से कोपर्निकस ने अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार किया। तो ये तीनों पुस्तकों का आपका नाम ध्यान में रखना है, ऑन द रेवोल्यूशन ऑफ सेलेस्ट्रियल बॉडीज। दूसरी पुस्तक है ऑन द रेवोल्यूशन ऑफ, यानी यहां तक तो आपका तीनों का नाम सेम है, यही नाम आपको याद करने हैं। दूसरा है हेवनली स्पेयर्स। और ये जो पुस्तक है दूसरी वाली, ये इसका प्रकाशन हुआ था 1500
1543 के अंतर्गत। तो ये भी आपको ध्यान में रखनी है 1543 में, क्योंकि अपन ने पहले पढ़ा था, कब पढ़ा था, जब अपने पुनर्जागरण के कारण पढ़े थे, उस समय मैंने आपको बताया था कि एक तो कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार से लेकर पुनर्जागरण का प्रारंभ है ऑफिसर महोदय मानते हैं, लेकिन एक थे प्रिजवर्ड स्मिथ, मैंने दोनों आपको इस बोर्ड पर यहां पर लिखाए थे, मेरे को भी याद है, प्रिजवर्ड स्मिथ यानी कि पी स्मिथ ने 1543 में ये जो कोपर्निकस की पुस्तक आई थी ऑन द रेवोल्यूशन ऑफ हेवनली स्पेयर्स, इस पुस्तक से पुनर्जागरण काल का प्रारंभ माना है। किसने माना है? प्रिजवर्ड स्मिथ महोदय ने। तो ये अपन इसके बारे में पहले बात कर चुके हैं, उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपको अच्छे से याद होंगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका कौन सा महोदय? कोपर्निकस महोदय। कोपर्निकस के बारे में आपको इतनी याद रखनी है कि आधुनिक खगोल विज्ञान का जनक है। ठीक है, पोलैंड का निवासी है। हीलियोस्ट्रिक यानी कि सूर्य केंद्रित सिद्धांत किसने दिया? आपका कोपर्निकस ने दिया है। पोप के आदेश के बाद में इनको सिद्धांतों या अपने जो विचार हैं इनको वापस लेना पड़ा। इसके बाद में इनकी 3 पुस्तक है, ऑन द रेवोल्यूशन ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज, ऑन द रेवोल्यूशन ऑफ हेवनली स्पेयर्स और ऑन द रेवोल्यूशन ऑफ या आपका सेलेस्टियल बॉडीज। ये जो 3 पुस्तकें हैं ये आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए अपन बात करते हैं ब्रूनो की। अगला जो अपना खगोल शास्त्री है वो है ब्रूनो। तो आपका जो कोपर्निकस है ये तो कहां का निवासी था? पोलैंड का निवासी था। और ये जो ब्रूनो है ये आपका कहां का निवासी है? इटली का निवासी है। इटली का निवासी है। और इटली में ही आपका जो पोप है, धर्माधिकारी है, उनका केंद्र है। ठीक है, अरे पोप कहां बैठते थे? इटली। रोम में तो बैठते थे, वेटिकन में अंतर्गत पोप है, उनका मुख्य केंद्र कौन सा था? आपका इटली था। तो ये जो ब्रूनो महोदय है ये इटली के ही है। तो ब्रूनो महोदय ने कोपर्निकस के जो सूर्य केंद्रित सिद्धांत है, हीलियोस्ट्रिक सिद्धांत है, उसका समर्थन किया है। और हीलियोस्ट्रिक सिद्धांत क्या है कि ब्रह्मांड का केंद्र क्या है? आपका सूर्य है, और पृथ्वी और जो अन्य ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये इसका समर्थन किसने किया था? ब्रूनो महोदय ने किया था। तो जब धर्माधिकारियों ने ब्रूनो को कहा कि ऐसा मत कर, कोपर्निकस ने भी किया था, उसको समझाया तो वो मान गया, तू मत कर। लेकिन ब्रूनो ने कहा क्यों नहीं करूं, कोपर्निकस जो कह रहा है वो बात सही है, मैं तो उनका समर्थन करूंगा। तो ब्रूनो को धर्माधिकारियों के द्वारा जिंदा जला दिया गया था। ठीक है, यानी ब्रूनो को बाढ़ दिया था। अरे बाढ़ना का मतलब तो समझते हो ना, बाढ़ना का मतलब जलाना। तो ये याद रखने का तरीका है कि ब्रूनो को बाढ़ दिया गया था, यानी कि धर्माधिकारियों के द्वारा जब कोपर्निकस के सिद्धांतों का समर्थन किया गया था ब्रूनो के द्वारा, तो धर्माधिकारियों ने ब्रूनो को जिंदा जला दिया गया था, यानी कि ब्रूनो को बाढ़ दिया था। तो इसने कोपर्निकस के सिद्धांत का समर्थन किया है। कोपर्निकस का जो सिद्धांत है, हीलियोस्ट्रिक सिद्धांत, उसका समर्थन किया है। तो धर्माधिकारियों के द्वारा इसको जिंदा जला दिया गया था, जिंदा जला दिया गया था। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इससे पहले अपन ने किसकी बात की है? कोपर्निकस के बारे में बात की है। अपन यहां पर साथ ही लिख लेते हैं कोपर्निकस। और कोपर्निकस आपका कहां का निवासी था? पोलैंड का निवासी था। ये एक ही स्लाइड में मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि बाद में एक बार फिर से अपन इसको रिवाइज कर लेंगे तो ये आपको आसानी हो जाएगी। तो ब्रूनो कहां का निवासी था? इटली का निवासी था। कोपर्निकस का जो सूर्य केंद्रित सिद्धांत है इसका इसने समर्थन किया था, लेकिन इसके कारण धर्माधिकारियों ने ब्रूनो को जिंदा जला दिया गया था। अब बात करते हैं अपन केपलर की। जॉन केपलर। जॉन केपलर। और जॉन केपलर कहां का निवासी था? यह आपका जर्मनी का निवासी था, जर्मनी का रहने वाला था। इनका आपको ध्यान रखना है कौन सा व्यक्ति कहां का रहने वाला था। तो जॉन केपलर है वो आपका जर्मनी का था, और इसने भी कोपर्निकस के सिद्धांत का समर्थन किया है। ब्रूनो ने तो कोपर्निकस के सिद्धांत का केवल समर्थन किया था, लेकिन जॉन केपलर ने कोपर्निकस के सिद्धांत का समर्थन करते हुए गणितीय गणनाओं के माध्यम से इनका सिद्धांत का समर्थन किया था। यानी कि इसने तो कहा था कि सूर्य केंद्र में है और पृथ्वी और अन्य ग्रह सारे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, लेकिन जॉन केपलर ने अपनी गणितीय गणनाओं के माध्यम से कोपर्निकस के सिद्धांत का समर्थन किया और यह सिद्ध किया, यह प्रमाणित किया कि सूर्य के चारों ओर जो ग्रह चक्कर लगाते हैं वो वर्ताकार कक्ष में न लगा करके दीर्घ वर्ताकार कक्ष में चक्कर लगाते हैं। यह प्रमाणित किया था किसने? जॉन केपलर ने। इसने तो कहा था कि बीच में आपका कौन है? सूर्य है, और अन्य जो ग्रह हैं वो सारे चक्कर लगाते हैं, लेकिन वर्ताकार कक्ष में। इस महोदय ने कहा कि बीच में सूर्य है, ये बात तो सही है, लेकिन अन्य जो ग्रह है वो चक्कर लगाते हैं, वो दीर्घ वर्ताकार कक्ष में चक्कर लगाते हैं, वर्ताकार कक्ष में नहीं लगाते। ये कौन से चक्कर में लगाते हैं? दीर्घ वर्ताकार कक्ष में चक्कर लगाते हैं। तो इन्होंने कहा था कि दीर्घ वर्ताकार कक्ष में चक्कर लगाते हैं। ये न केवल इन्होंने कहा बल्कि इन्होंने अपनी गणितीय गणनाओं के माध्यम से इस बात को प्रमाणित भी किया था। और जॉन केपलर की एक पुस्तक है जिसका नाम है मिस्टीरियन कोस्मोग्राफियन। मिस्टीरियन कोस्मोग्राफियन, उसमें यह बात कही गई है। इसकी पुस्तक है मिस्टीरियन कोस्मोग्राफियन।
ये पुस्तक भी आपको ध्यान में रखनी है। मिस्टीरियन कॉस्मोग्राफियन जो पुस्तक है, इसमें जॉन केपलर के द्वारा ये सिद्धांत है वो दिया गया है। तो कोपर्निकस ने तो हीलियोस्ट्रिक सिद्धांत दिया था, ब्रूनो ने इस सिद्धांत का समर्थन किया था, जॉन केपलर ने कहा कि इसको थोड़ा सा संशोधित किया और कहा कि सूर्य के चारों ओर जो ग्रह चक्कर लगाते हैं वो वर्ताकार कक्ष में न लगा करके दीर्घ वर्ताकार कक्ष में चक्कर लगाते हैं। और उसके बाद में आए गैलीलियो मोदे। उसके बाद में कौन आए? गैलीलियो मोदे। और गैलीलियो मोदे भी कहां के थे? आपके इटली के थे। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में अपन बात करेंगे न्यूटन की, वो आपके इंग्लैंड के हैं। तो गैलीलियो भी कहां के निवासी हैं? आपके इटली के निवासी हैं। और गैलीलियो ने किसका आविष्कार किया है? दूरबीन का आविष्कार किया है, दूरबीन का आविष्कार। इसके अलावा पेंडुलम का आविष्कार भी किसने किया है? पेंडुलम, पेंडुलम का आविष्कार भी गैलीलियो ने किया है। अरे पेंडुलम, पहले वाली जो घड़ी नहीं आती थी वो इस तरीके से लटकती थी, इस तरीके से चलती थी वो। आजकल तो घड़ियां बंद हो गई हैं, आजकल तो डिजिटल वॉच, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ से वॉच, पता नहीं कौन कौन सी वॉच है वो मार्केट में चल रही हैं। लेकिन पहले पेंडुलम की किस तरीके से लटकने वाली ऐसे घड़ी आती थी जो कि उसको पेंडुलम घड़ी के नाम से जानते थे। तो उसका आविष्कार भी आपका किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। इसके अलावा दूरबीन का आविष्कार भी किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। लेकिन दूरबीन के बारे में एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, जोहान्स लिपर्से, जोहान्स लिपर्से, इस व्यक्ति का नाम भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि कई बार ऑप्शन में गैलीलियो न देखे जोहान्स लिपर्से दिया हुआ मिल जाए आपको, तो इसको आप ध्यान रखना, जोहान्स लिपर्से। हालांकि इनका जो संबंध है वो भी कहां से था? इटली से ही था। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या दूरबीन का आविष्कार किसने किया था इस तरीके से पूछ लिया जाता है, और वहां पर अगर गैलीलियो ऑप्शन में ना दिया हुआ मिले और आप सोचो कि गैलीलियो पढ़ा था अपन ने, लेकिन ऑप्शन में नहीं आया, तो वहां पर जोहान्स लिपर्से इसका आंसर हो जाएगा। जोहान्स लिपर्से ने भी दूरबीन का आविष्कार किया था, लेकिन जो ग्रहों को देखने वाली दूरबीन है इसका आविष्कार आपका गैलीलियो ने ही किया था। यानी कि कोपर्निकस ने तो कहा था कि सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं, ब्रूनो ने इसका समर्थन किया था, जॉन केपलर ने कहा कि दीर्घ वर्ताकार कक्ष में चक्कर लगाते हैं, और गैलीलियो महोदय ने कहा कि लो साहब देख लो ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, ये किसने कहा था? आपका गैलीलियो ने। इसने दूरबीन का आविष्कार किया था। जो अरस्तु ने एक सिद्धांत दिया था कि कोई भी पिंड अगर ऊपर से नीचे गिर रहा है तो उसकी जो गति है वो उसके भार के ऊपर डिपेंड करती है, ऐसा मानना था किसका? आपका अरस्तु का। लेकिन गैलीलियो महोदय ने अरस्तु के सिद्धांत का खंडन किया, अरस्तु के सिद्धांत के विपरीत यह सिद्ध किया कोई भी पिंड अगर ऊपर से नीचे गिर रहा है तो उसकी जो स्पीड है, उसकी गति है, वो उसके भार या उसके द्रव्यमान के ऊपर निर्भर नहीं करती है, बल्कि वो कितनी दूरी तक वो पिंड है वो ट्रेवल कर रहा है उसके ऊपर निर्भर करती है। यानी कि उसकी जो गति है वो उसकी दूरी के ऊपर निर्भर करती है। ये किसका मानना था? आपका गैलीलियो का मानना था, और इन्होंने अरस्तु के सिद्धांत के विपरीत ये सिद्धांत दिया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा दूरबीन और पेंडुलम का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने किया था, और गैलीलियो ने भी कोपर्निकस के सिद्धांत का समर्थन किया था। तो ये बात अपन ने इतनी कर ली। इसके अलावा देखिए, ये जो आपका जॉन केपलर महोदय हैं, जब धर्माधिकारियों के द्वारा कहा गया इनको भी कि अपने जो विचार है वो वापस ले लो, तो जॉन केपलर ने हालांकि कुछ समय के लिए अपने विचार है वो वापस भी ले लिए, लेकिन वो कहते हैं कोई विद्वान है, विद्वान कौन रोक सकता है। ब्रूनो को तो बाढ़ दिया, वरना ये भी कुछ ना कुछ कारनामा करता। जॉन केपलर को बाढ़ा नहीं, जलाया नहीं, जॉन केपलर ने अपने विचार वापस ले लिए। लेकिन जॉन केपलर ने अपने विचारों का जो प्रयोग है वो दूसरी साइड में करना शुरू कर दिया। दूसरी साइड में मतलब केपलर ने अपने जो विज्ञान का प्रयोग है वो अंधविश्वासों में किया, अंधविश्वासों में, जादू टोनों में भी करना शुरू कर दिया। क्योंकि ये धनार्जन के लिए चीजें बाद में करना लग गया था। हालांकि धर्माधिकारियों के विरोध के कारण बाद में इसे जॉन केपलर को भी अपने विचारों को वापस लेना पड़ा था। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए, उसके बाद में थोड़ी सी बात अपन कर लेते हैं आइजैक न्यूटन की, क्योंकि उसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। आइजैक न्यूटन, या मैं सीधा लिख रहा हूं न्यूटन। न्यूटन से आप समझ जाओगे। और न्यूटन भी आपका कहां का निवासी था? इंग्लैंड का निवासी था। न्यूटन कहां का था? आपका इंग्लैंड का। ये वैज्ञानिक था और गणितज्ञ भी था। अब न्यूटन का तो आप सभी को पता है, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि सेब पेड़ से गिरा था और वो नीचे क्यों आया, इसका विचार उत्पन्न हुआ न्यूटन के दिमाग में। फिर न्यूटन ने इसके ऊपर शोध किया, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था। तो गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? आपका न्यूटन ने किया था। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? आपका आइजैक न्यूटन महोदय ने किया। और न्यूटन महोदय ने यह सिद्ध किया कि प्रत्येक वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ही ऊपर से नीचे की ओर गिरती है। यह किसने सिद्ध किया था? आपका आइजैक न्यूटन महोदय ने किया है। तो ये एक बार इसका सारांश देख लो। पुनर्जागरणकालीन विज्ञान के अंतर्गत अपन ने क्या पढ़ा है? आपका कोपर्निकस को सबसे पहले बात की है। हालांकि फ्रांसिस बेकन का एक कथन है वो आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में अपन ने कोपर्निकस के बारे में बात की, पोलैंड का निवासी था। ब्रूनो इटली का निवासी था। कोपर्निकस के सिद्धांत का इसने समर्थन किया, जिसके कारण धर्माधिकारियों ने इसको जिंदा जला दिया।
जॉन केपलर महोदय, इन्होंने भी कोपर्निकस के सिद्धांत का समर्थन किया था। इन्होंने कहा कि जो ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर वर्ताकार कक्ष में करने लगा फिर वो दीर्घ वर्ताकार कक्ष में चक्कर लगाते हैं। ये किसने कहा? जॉन केपलर महोदय ने कहा। मिस्टीरियन कॉस्मोग्राफियन नाम की इन्होंने पुस्तक लिखी थी। इसके बाद में गैलीलियो महोदय, गैलीलियो भी इटली के थे, इन्होंने दूरबीन और आपका पेंडुलम का आविष्कार किया था। इसके अलावा दूरबीन का आविष्कार जोहान्स लिपर्से के द्वारा भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में न्यूटन महोदय, तो ये भी इंग्लैंड के हैं और ये इन्होंने गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किया था। किसने? आइजैक न्यूटन ने। तो इतना अपन ने पुनर्जागरणकालीन जो विज्ञान है उसके बारे में पढ़ लिया है। अब आगे अपन बात करते हैं देकार्ते के बारे में। एक दो व्यक्ति और हैं छोटे छोटे, आपको ध्यान रखने हैं। देकार्ते, देकार्ते का नाम आगे भी अपना आएगा। देकार्ते का नाम वहां पर भी अपन बात करेंगे। फ्रांस के अंतर्गत ये कहां का था? फ्रांस का दार्शनिक था। फ्रांस का दार्शनिक था, फिलोसोफर था। कौन? देकार्ते। देखिए देकार्ते के द्वारा यह कहा गया था, या यूं कहें कि देकार्ते ने एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, या देकार्ते ने यह बताया था कि बीजगणित का जो प्रयोग है, बीजगणित का प्रयोग, बीजगणित को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एलजेब्रा। तो बीजगणित का जो प्रयोग है वो जियोमेट्री में, रेखागणित में करना सिखाया था। रेखागणित में करना सिखाया था। किसने सिखाया था? देकार्ते महोदय ने सिखाया था। यानी कि बीजगणित का प्रयोग रेखागणित में करना किसने सिखाया था? देकार्ते ने सिखाया था। आपको बस इतनी ही बातें देकार्ते के बारे में ध्यान रखनी है। फ्रांस का यह दार्शनिक था, गणितज्ञ था। अब बात करते हैं गिलबर्ट के बारे में। गिलबर्ट, ये गिलबर्ट महोदय, वैसे इन्होंने जो प्रयोग किया है वो आपका चुंबक के लेकर किया है। इसकी एक पुस्तक है द मैग्नेट। द मैग्नेट, अब द मैग्नेट इसकी पुस्तक है। इसका मतलब इन्होंने किसका सिद्धांत दिया है? चुंबकत्व का सिद्धांत दिया है। चुंबकत्व का सिद्धांत दिया है, क्योंकि मैग्नेट का मतलब क्या होता है? चुंबक होता है। अब मैग्नेट का मतलब चुंबक होता है, इसलिए चुंबकत्व का सिद्धांत दिया है। और अगर आपको यह पूछे कि चुंबक का आविष्कार किसने किया है, तो यह भी आपका क्या हो जाएगा? गिलबर्ट महोदय हो जाएगा। चुंबक का आविष्कार किसने किया है? गिलबर्ट महोदय ने किया है। चुंबकत्व का सिद्धांत दिया है, या यूं कहें कि चुंबक का आविष्कार किया है, द मैग्नेट नाम की इन्होंने पुस्तक लिखी है। या आपके हो गए गिलबर्ट। तो वैसे तो इन्होंने जो आविष्कार किया है वो तो फिजिक्स के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में किया है, लेकिन गिलबर्ट महोदय चिकित्सक थे। जो ब्रिटेन की, इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ है, उनके चिकित्सक थे। कौन? आपके गिलबर्ट। लेकिन इन्होंने जो प्रयोग किए हैं वो आपको भौतिकी के क्षेत्र में किए हैं। ये आपको ध्यान में रखने हैं। अब एक व्यक्ति और है, पोप ग्रेगरी 13वां। पोप ग्रेगरी 13वां, ये भी आपको ध्यान में रखना है। पोप ग्रेगरी 13वां, ये 13वां नंबर का पोप है, पोप ग्रेगरी 13वां। इसका नाम आपको क्यों ध्यान में रखना है? क्योंकि 1582 के अंतर्गत, 1582 की घटना है। और पुनर्जागरणकालीन विज्ञान की अपन बात कर रहे हैं, यानी कि 14वीं सदी से लेकर 16वीं सदी तक का जो काल है वो आपका पुनर्जागरण काल है। तो 1582 की जो घटना है वो आपकी 16वीं सदी में काउंट होती है, और खगोल शास्त्र के अंतर्गत ही ये प्रयोग है वो किया गया है। तो इसको अपन यहां पर काउंट कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है कि पूछा जाए। तो पोप ग्रेगरी जो 13वां है, इन्होंने 1582 के अंतर्गत खगोल शास्त्रियों के संयोग से जो आपका पहले कैलेंडर चलता था, जिसको जूलियन कैलेंडर के नाम से जानते हैं, उस जूलियन कैलेंडर में संशोधन करके इन्होंने एक नया कैलेंडर जारी किया, जिसको ग्रिगोरियन कैलेंडर के नाम से जाना जाता है। और ये आपका जो जनवरी फरवरी वाला जो कैलेंडर है, ये इसी पोप ग्रेगरी 13वें के द्वारा ही तैयार किया गया है। पूरी जो आपका पूरा संसार है, पूरे संसार में अभी जनवरी फरवरी का जो कैलेंडर है ये ही चलता है। आपका जो विक्रमी संवत है, शक संवत है, हिंदी संवत है, ये कम चलते हैं कोई क्षेत्र विशेष में, लेकिन इसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता ग्रेगरी कैलेंडर की। तो ये आपका ग्रेगरी कैलेंडर कौन से कैलेंडर में संशोधित करके क्या था? यह आपका पहले जो जूलियन कैलेंडर चलता था उसमें संशोधित करके ईसा मसीह के जन्म से लेकर के आपका ये ग्रेगरी कैलेंडर की शुरुआत की थी। तो ग्रिगोरियन जो कैलेंडर है ये आपका किसके द्वारा चलाया गया है? ये आपका पोप ग्रेगरी 13वें के द्वारा ही चलाया गया है। 1582 के अंतर्गत इन्होंने कैलेंडर है वो प्रकाशित किया था। अब देखिए अपन थोड़ी सी बात कर लेते हैं शरीर विज्ञान से संबंधित पुनर्जागरण काल में कौन कौन सा विकास हुआ है उसके बारे में बात करते हैं। शरीर विज्ञान से संबंधित छोटा सा, ये आपको ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। शरीर विज्ञान से संबंधित विकास, पुनर्जागरण काल में शरीर विज्ञान से संबंधित कौन कौन से विकास हुए हैं? तो इसमें मुख्य रूप से आपको दो ही व्यक्तियों के नाम ध्यान में रखने हैं। एक तो आपका है वेसेलियस और दूसरा है विलियम हार्वे। दो ही व्यक्ति हैं। वेसेलियस और विलियम हार्वे, बस ये दो ही व्यक्ति आपको शरीर विज्ञान से संबंधित
जो विकास हुआ है पुनर्जागरण काल में उसमें ध्यान में रखनी है। देखिए वेसेलियस की बात करें तो ये आपका हॉलैंड का निवासी था, जबकि विलियम जो है वो आपका कहाँ का था, इंग्लैंड का निवासी था। तो ये तो आपका कहाँ का था, हॉलैंड का था। हॉलैंड या फिर जिसको अपन वर्तमान में किस नाम से जानते हैं, नीदरलैंड के नाम से जानते हैं। और नीदरलैंड या हॉलैंड में निवास करने वाले जो व्यक्ति हैं उनको अपन क्या कहते हैं, डच। यानी कि आपका ये जो वेसेलियस था ये क्या आपका था, डच था। इसके अलावा विलियम हार्वे की बात करें तो ये आपका कहाँ का निवासी था, इंग्लैंड का निवासी था। यह आपका इंग्लैंड का निवासी था। तो सबसे पहले तो ये बात हो गई कि ये कहाँ के निवासी थे। अब वेसेलियस की बात करें तो इन्होंने औषधि विज्ञान और शल्य चिकित्सा का गहन अध्ययन किया था। औषधि विज्ञान और शल्य चिकित्सा का अध्ययन करके इन्होंने एक बुक प्रकाशित की थी। किसने, वेसेलियस ने। ये कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, मानव शरीर की बनावट या फिर द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी ये पुस्तक किसके द्वारा रचित है, वेसेलियस के द्वारा। द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी, द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी, ये पुस्तक किसकी, आपकी वेसेलियस की है। बस इतनी ही बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा आप ये ध्यान में रख सकते हो, ये जो वेसेलियस है आपका, ये आधुनिक जो मानव शास्त्र है उनके पिता हैं या प्राणी शास्त्र के पिता हैं। तो आधुनिक मानव शास्त्र, आधुनिक मानव शास्त्र या आधुनिक प्राणी शास्त्र, आधुनिक मानव शास्त्र या प्राणी शास्त्र के पिता कौन है आपके, आप वेसेलियस महोदय हैं। और आधुनिक विज्ञान के पिता कौन है, फ्रांसिस बेकन है। तो विज्ञानवाद, प्रयोगवाद, अनुभववाद के जनक कौन है आपके, फ्रांसिस बेकन है। जबकि आधुनिक मानव शास्त्र या प्राणी शास्त्र के पिता कौन है आपके, वेसेलियस महोदय हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी नाम की जो पुस्तक है वो आपको वेसेलियस महोदय की याद रखनी है। अब बात करते हैं विलियम हार्वे की। तो विलियम हार्वे के बारे में ज्यादा कुछ नहीं है, एक रक्त परिसंचरण का सिद्धांत दिया है विलियम हार्वे ने। रक्त परिसंचरण, रक्त परिसंचरण का सिद्धांत यही पूछा जाता है इनका। रक्त परिसंचरण का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, विलियम हार्वे के द्वारा दिया गया है। विलियम हार्वे की एक पुस्तक है, वो आप याद करो तो कर लेना, डिसर्टेशन अपॉन द मूवमेंट ऑफ द हार्ट। डिसर्टेशन अपॉन द मूवमेंट ऑफ द हार्ट। ये पुस्तक है वो आप इसकी याद रख सकते हो, विलियम हार्वे की। ठीक है, इंग्लैंड का निवासी था और डिसर्टेशन अपॉन द मूवमेंट ऑफ द हार्ट नाम की इन्होंने पुस्तक लिखी है। और रक्त परिसंचरण का जो सिद्धांत है ये आपका किसके द्वारा लिया गया था, विलियम हार्वे के द्वारा दिया गया था। अब एक दो कुछ और व्यक्ति हैं जो आप ध्यान में रखो तो रख सकते हो। जैसे एक CO2 का आविष्कार किसने किया था, हेलमोंट ने किया था। हेलमोंट ने किसका आविष्कार किया था, CO2 यानी कि आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका आविष्कार किसने किया था, हेलमोंट ने किया था। इसके अलावा इस्पात का जो आविष्कार है वो एग्रीगोला ने किया था। इस्पात का आविष्कार एग्रीगोला ने किसका आविष्कार किया था, इस्पात का आविष्कार किया था। तो ये आप ध्यान में रख सकते हो। गिलबर्ट का मैंने आपको बता दिया कि द मैग्नेट नाम की उसकी पुस्तक ली थी, इसलिए चुंबक का आविष्कार किसने किया था, गिलबर्ट ने किया था। और पहले अपन ने जब चित्रकला की बात की थी उस समय अपने लियोनार्डो दा विंची के बारे में पढ़ा था। तो लियोनार्डो दा विंची जो है वो बहुमुखी प्रतिभा का धनी था। लियोनार्डो दा विंची आपका चिकित्सक भी था, गणितज्ञ भी था, इसके अलावा वास्तुकार भी था। हालांकि मूर्तिकार और कवि नहीं था वो, उसकी अपन पहले बात कर चुके हैं। लेकिन ये आपका वैज्ञानिक भी था, गणितज्ञ था, वैज्ञानिक भी था। तो ये वैज्ञानिक था तो इसने हवाई जहाज और पुल का मॉडल तैयार किया था। तो ये आप ध्यान में रख सकते हो, लियोनार्डो दा विंची। लियोनार्डो दा विंची है, उसने हवाई जहाज और जो आपका पुल है उसका मॉडल तैयार किया था। इसने, लियोनार्डो दा विंची ने। बस इतनी ही आपको ये पुनर्जागरण काल के अंतर्गत आपका शरीर विज्ञान के क्षेत्र में ध्यान में रखना है। सबसे पहले वेसेलियस के बारे में बात की थी। यह आपका नीदरलैंड या हॉलैंड या डच निवासी था। ये इसने मानव शरीर के बनावट नाम से एक पुस्तक लिखी है, द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। उसके बाद में अपन ने बात की विलियम हार्वे के बारे में। तो ये आपके डिसर्टेशन अपॉन द मूवमेंट ऑफ द हार्ट यानी रक्त परिसंचरण का जो सिद्धांत है वो इस पुस्तक में किसने दिया, विलियम हार्वे ने दिया है। तो ये बात हो गई आपकी पुनर्जागरण काल के बारे में कंप्लीट। पुनर्जागरणकालीन विज्ञान और रक्त परिसंचरण या यूं कहें कि औषधि विज्ञान या यूं कहें कि शरीर विज्ञान से संबंधित अपन बात कर चुके हैं। तो पुनर्जागरण काल की कंप्लीट अपन बात कर चुके हैं। हालांकि 6 से 7 वीडियो हो गए, क्योंकि एक वीडियो है, अगर एक वीडियो में पूरा पुनर्जागरण अपन कंप्लीट करते तो वो छोटा भी हो जाता और हर एक फैक्ट को उसमें अपन कवर नहीं कर पाते। तो ये जो पूरा प्रीमियम कंटेंट है जो कि आप
8 से लेकर 10,000 रुपये देकर के इसको परचेज करते हैं, फिर आपको ऐसा पढ़ने को मिलता है। यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री में पढ़ाया जा रहा है, तो इसकी कदर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में इसको आप शेयर कीजिए। अगर यही कंटेंट में 5 से 6,000 रुपये में कोर्स बनाकर बेचने लग जाऊँ तो आप इसको ज़रूर खरीद लेंगे, लेकिन अभी आपको फ्री में मिल रहा है, इसलिए आप इसकी कदर नहीं करते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि आप शेयर बिल्कुल भी नहीं करते हैं वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और आपको इसी तरीके से आगे भी धर्म सुधार आंदोलन है, उसके बाद में जो औद्योगिक क्रांति है, कंप्लीट वर्ल्ड हिस्ट्री आपको कवर करवा सकें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।